नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर से जयवंती आसवानी। शुक्रवार 19 अप्रैल 2019 द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 44 लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्वेंशन की तैयारियाँ आबू रोड में बहुत ही शानदार तरीके से जारी हैं। सभी साथी जो भी कन्वेंशन की तैयारी कर रहे हैं वे पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं उसमें, और उन सभी साथियों से निवेदन है जो अपना मन बना रहे हैं कन्वेंशन में आने का, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ा भी दिया गया है। 24 अप्रैल अब लास्ट डेट है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो समय है, अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि गर्मियों की छुट्टियां सफल हो सकें। और इसके लिए आप हमारे ऑफिस नंबर 7737868659 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ग्रुप एडमिन श्रीमान संदीप कुमार त्रिवेदी के मोबाइल नंबर 9414868659 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। 24 अप्रैल लास्ट डेट। इसके बाद शुरुआत करूंगी वहीं से जहाँ की 43 पार्ट समाप्त किया था, और पिछले 2 पार्ट्स में मैं एक ऐसे साथी के नाम का जिक्र कर रही हूँ जो कि मेरे लिए उस समय से लेकर आज तक बहुत महत्वपूर्ण है। मकान मालिक से जो उम्मीद थी वो पूरी न हुई, कोई बात नहीं, अब हौसला हारने वालों में से नहीं थे हम। समस्या है तो समाधान भी होगा, कुछ और समय लगेगा शायद इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मन में थोड़ी सी हताशा तो थी ही। और जब मैं अपने घर पहुंची ऊपर रूम में, तो हर्षिता और सलोनी दोनों ही उस समय मेरे सामने खड़े थे। और छोटे बच्चों की जो आदत होती है ना, आंखें बंद करो, बड़ा अजीब सा लगा कि क्यों आंखें बंद की जाए। बहुत नॉर्मल सी बात है, ये बच्चे करते हैं, लेकिन मुझे इस घटना ने एहसास दिलाया कि मेरी दोनों बेटियां समझदार हैं, मेरे साथ हैं, एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में, एक सपोर्ट करने वाले के रूप में। मुझे उस दिन यही फ्रेंड्स, यही साथी मिले जो कि आज तक भी मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं। और आंखें बंद करने का एक छोटा सा रीज़न था कि जब मैं आई तो निश्चित है कि हम जब बाहर से कुछ काम करके आते हैं तो थके हारे होते हैं, और पहली बार उस दिन उन्होंने बहुत ही शानदार चाय बनाई थी और शाम का कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। और जब वो मैंने देखा तो मतलब बहुत खुशी भी हुई कि आज ये लगा घर में कि आने के बाद कोई है जो कि मेरी परवाह करता है, जिसे ये महसूस होता है कि मैं अगर शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से थकी हारी घर में आती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स मुझे चाहिए, और वो मुझे उस दिन मिला मेरी इस साथी हर्षिता और सलोनी, जो कि मेरी बेटियां हैं। और उस दिन उन्होंने मुझसे जो कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बड़ी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। कहा नहीं, एक सलाह थी कि
टेंशन मत लिया करो। अगर आप इस तरह से परेशान होगे और सोचते ही रहोगे तो हो सकता है कि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़े। रिकॉर्डिंग की समस्या को हल करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा, लेकिन आप जो दिन भर बस एक ही सोच में रहते हैं कि कैसे करूं, इसको थोड़े दिन के लिए दिमाग से आप निकालिए, वरना आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। और फिर आप दादा दादी के घर जाते हैं, उनका काम में सपोर्ट भी करते हैं, तो आप फ़िलहाल अपनी 2 कैसेट वहाँ कर सकते हैं, या तो फिर उन्हें मकान मालिक को 600 बिल दे दीजिए। तो मैंने उन्हें ये समझाया कि 600 बिल अगर आज हम दे देंगे तो कल उनकी डिमांड और बढ़ेगी। वो इस काम को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि इसमें ये सब काम करने से बहुत बिल आ रहा है, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है ये सब। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप शांत और ठंडे दिमाग से सोचिए। आप स्कूल में बैच नहीं मिल रहे हैं इसलिए भी परेशान हैं, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भी परेशान हैं। हम समझ सकते हैं, लेकिन हम जैसे भी हालात हैं उसमें रह लेंगे, पर आपको इस तरह से हम परेशान नहीं दे सकते। और जब मैंने सुना तो शब्द नहीं आज मेरे पास कहने के लिए। मुझे खुशी भी बहुत हुई, और वो खुशी आंखों से आंसुओं के रूप में निकलना निश्चित ही था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दादा दादी के घर पे आप 2 कैसेट कर लीजिए, और उस समय जब आप जाते हैं तो बेटा मेरा बहुत छोटा था, उसे हम संभाल लेंगे ताकि वो शोर नहीं करे, और उसे हम कहीं दूर, जहाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस स्थान से थोड़ा दूर ले जाकर खेल में लगा देंगे, ताकि वो जो है आपको इजीली रिकॉर्डिंग करने दे। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे उस दिन कि एक समय ये भी था कि जब बच्चे स्कूल से आते थे और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रिकॉर्डिंग की कैसेट चल रही है और वो मेरे पास आते, तो मैं उन्हें हाथ से इशारा कर देती थी कि वहीं स्टॉप हो जाओ, मेरी बस थोड़ी सी देर की कैसेट है और उसके बाद हम बात करेंगे। तो उनका जो उत्साह होता था मुझसे मिलने का वो एकदम से फीका पड़ जाता था, क्योंकि 10 मिनट भी लग सकते हैं, कैसेट कंप्लीट होने में 15 मिनट 20 मिनट भी लग जाते थे। और ऐसे में बच्चों को कभी गुस्सा भी आता था, छोटे थे, और आज वो ही मुझसे कह रहे हैं कि आप करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी परिस्थितियों को अब वो समझ सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में। हर्षिता के उस समय 10 वर्ष आयु थी और सलोनी तो 7 साल के करीब रही उस समय। लेकिन जिस तरह से उस दिन उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे लगा कि यूं ही परेशान थी। इतने अच्छे बच्चे के फ्रेंड्स की तरह सपोर्ट करने वाले जब मेरे साथ हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे कहा कि शाम के समय आप जब थके आते हो तो खाना हम बनाएंगे। ये मेरे लिए और ताज्जुब की बात थी कि इतने छोटे से होकर, हालांकि ये नहीं था कि उन्होंने कहा और हमने मान लिया, लेकिन उनकी मतलब बातें हैं ना, कसम मन को छू गई तरह से कि बच्चों में भी कितनी समझदारी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम उन्हें छोटा ही समझते हैं, हमें नहीं लगता कि वो इतनी सोच भी रखते हैं। लेकिन उस दिन से बड़ा अच्छा लगने लगा जो ये 2 नन्ही नन्ही और प्यारी प्यारी मेरी बेटियां अब मेरी फ्रेंड्स की तरह मुझसे बात करने लगी थी, तो समय और अच्छा हो गया था। और आज तक भी मेरे बच्चे हर्षिता सलोनी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं। चलिए वो दिन तो
शाम की एक तरह से कहो कि छोटी सी टी पार्टी में बीता और खूब बच्चों से बातें भी हुई, सुना उनका, उनके बारे, उनके मन में क्या चल रहा है, सब बातें। और उनके लिए सब कहना बहुत आसान था, शायद उन्हें मेरी फिक्र थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझे तो इंतज़ार था स्कूल में रीडिंग का और रिकॉर्डिंग की जो समस्या चल रही थी उसको हल करने का, और इन सब को देखते हुए मैंने दूसरे दिन सूरज को फ़ोन किया। सूरज मैंने बताया था एक स्टूडेंट जी के की तैयारी के लिए उसने कहा था, तो मैंने उसे फ़ोन किया, पर उसने मुझे कहा कि कॉल सेंटर में कहीं वो जॉब कर रहे हैं और शाम के 7 उनको बज जाती है। मेरे घर से उनका घर भी काफ़ी दूर था, इसलिए सुबह भी वो जल्दी आकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तो कुल मिला के वो अब मतलब उनके कहने का था कि वो नहीं पढ़ सकते, और निश्चित है वो जॉब भी कर रहे हैं, तो स्टडी कैसे अपनी करेंगे वो। तो मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और स्टूडेंट भी हो तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट है तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। और उन्हीं दिनों फिर मेरी माताजी एक दिन मेरे घर आईं, और जब उन्हें इन सारी समस्याओं के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे आगे एक प्रस्ताव रखा कि यहीं कहीं आसपास छोटी मोटी ज़मीन या फिर छोटा कोई ऐसा बनाया घर तुम्हें मिल जाए तो तुम खरीद लो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और बाद में वो किराया जो तुम वहाँ देते हो वो हमें दे देना, तुम्हारा अपना घर हो जाएगा। मेरे लिए ये सोच से भी परे था कि अपना घर का मकान, आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है और कितना सपोर्ट परिवार करेगा। लेकिन जब मैंने अपने साथी, वही मैं, हर्षिता और सलोनी, हम सब ने आपस में बैठ के जब ये सोचा, भले ही वो बहुत छोटे थे लेकिन मेरे लिए वो समझदार थे, तो लगा कि ठीक है किराए के मकान से तो बेटर ही होगा। हालांकि सब इतना जल्दी नहीं होना था, काफ़ी टाइम लगने वाला था इन सब कामों में, और ये बहुत ही कठिन काम भी था, घर मिलना या फिर अपनी ज़मीन कहीं भी देखना। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करनी थी। और कुछ दिनों बाद ही फिर स्कूल में से भैरूलाल मेघवाल का फ़ोन आया। एक बैच 11th क्लास का तैयार हो चुका था, मुझे उसे रीडिंग करानी थी। और उन दिनों मेरी साइकिल सिखाने का जो काम था वो भी चल रहा था। 11th क्लास के बैच से मैं मिली, और इवनिंग टाइम में जो थी वो हमारी रीडिंग उस समय शुरू हो गई। इवनिंग टाइम में पढ़ाने के बाद जब मैं घर आती थी तो रिकॉर्डिंग तो अब नहीं हो पाती थी, लेकिन ठीक है, बच्चों के साथ समय बड़ा अच्छा गुजर रहा था। माताजी का प्रस्ताव अपनी जगह ठीक था, लेकिन मुझे पता था कि इसमें बहुत समय अभी लगना बाकी है, इतनी जल्दी सब नहीं होगा। तो एक दूसरे मकान की तलाश मैंने शुरू कर ही दिया, किराए पे ही, ताकि मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग का काम है वो कर सकूं। इस बीच और भी लोगों की सलाह मिलती रही, ये काम कर लो, वो कर लो, लेकिन चाहे देर से मिले, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, मुझे काम ये ही करना है, पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित। दूसरा कोई काम दिमाग में न बैठता था और ना ही मन को संतुष्टि मिलती थी। और अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी, दोनों प्यारी प्यारी, हर्षिता और सलोनी, उनके कहे अनुसार मुझे ये भी ठीक लगा कि मैं मम्मी पापा के पास जाती तो हूँ ही,
उनके काम में जब मैं सपोर्ट करती हूँ तो उसके बाद मैं वहाँ 2 कैसेट्स इजीली कर सकती हूँ। तो ये भी मैंने एक रूटीन बना लिया कि वहाँ पे 2 कैसेट्स जो है मैं कर लेती थी। और इस तरह से करके जो कुछ कोर्स जोधपुर से मेरे पास आया हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और जोधपुर के जो स्टूडेंट्स थे उनको फ़ोन भी किया कि आकर आप अपने कैसेट्स ले जाइए। वो अपनी रिकॉर्डिंग लेने तो आए मेरे पास, मैंने उन्हें दे भी थी उनकी कैसेट्स, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी की रिकॉर्डिंग करने के बाद भी मुझे ये कहिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरी जो एक आदत, यदि आप ये द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब शुरू से सुन रहे हैं, ना करने की आदत नहीं थी मुझ में। हाँ, उसकी वजह से इस बार सभी नहीं लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग में मुझे नुकसान भी हुआ। और वो जो नुकसान था इसकी चर्चा पार्ट 44 में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।